नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपनी सरकार का चेहरा बदल दिया है। मोहन यादव जो तीसरी बार के विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे परिणाम सामने आएंगे और चेहरा वो भी बदला बदला सा ही होगा। इधर कांग्रेस आला कमान ने भी बीजेपी नेतृत्व की तरह कुछ अपनी जो दल है उनका मध्य प्रदेश में न केवल सड़क पर लड़ाई के लिए बल्कि सदन में, दोनों ही जगह चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, बीजेपी से दो दो हाथ के लिए अपने चेहरों को बदल दिया है। कमलनाथ की रुखसती मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हो गई है। उनकी जगह 2 बार के विधायक जीतू पटवारी पीसीसी चीफ बनाए गए हैं, जबकि सदन का नेता एक आदिवासी युवा नेता जो चौथी बार के विधायक है उमंग सिंघार को बनाया गया है और उपनेता की जिम्मेदारी हेमंत कटारे को दी गई है। ये भी युवा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस नेतृत्व ने जो यहां मध्य प्रदेश में उसका दल है, उसकी सूरत जो बदली है, वो सूरत बदलने के बाद क्या कांग्रेस के जो सीरत भी बदल पाएगी? जो उस दल में होता चला है, हार दर हार का सामना करते रहना पड़ा है। एक 2018 अपवाद है, 2003 के बाद जब कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन उसके अलावा उसे अक्सर, चाहे वो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में, तो बड़ी करारी हार 2019 में उसको मिली थी। तो अब ये जो सूरत बदली है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आला कमान ने, ये क्या कुछ उसे फायदा पहुंचाएगी? कितना इसका और आने वाले समय में लाभ हो पाएगा? इन सब जो विषय हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो लंबे समय से पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं। वे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 4.5 दशक के लगभग का उनका अनुभव है। श्री अरुण दीक्षित जी वो नवभारत टाइम्स में भी रहे हैं। कई राज्यों में उनकी पदस्थापना, ये मध्य प्रदेश को बड़े नजदीक से, निकट से जानते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने की। तो हम शुरुआत इस कार्यक्रम की इससे करेंगे कि जो सूरत बदली है कांग्रेस ने अपने दल की, हम बीजेपी ने जो सूरत बदली है अपने सत्ता की, वो तो हम इस पर कई बार बातचीत कर चुके थे। अब जो कांग्रेस ने अपना संगठन में या सदन और सड़क पर जो लड़ाई के लिए प्रयास किया है, इसे सबसे पहली प्रतिक्रिया कैसा देखते हैं? इसके क्या कुछ रिपरकेशंस आप लगता है आगे आने वाले समय में होंगे? अरुण जी। संजीव जी, दरअसल बहुत समय से हम लोग आपस में बातचीत भी करते थे कि चाहे वो हिंदुत्व का मामला हो, चाहे वो दूसरी रणनीतियां हो, नीतियां हो, कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बनने की कोशिश लगातार कर रही है पिछले कई साल से। ये जो फैसला हुआ है ये भी ठीक वही किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कुछ नहीं सोचा। देखिए, बीजेपी ने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, एक दलित को और एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने एक ओबीसी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एक आदिवासी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया और एक ब्राह्मण को उसका उप नेता बनाया। सब कुछ, मतलब अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस कुछ नया सोच रही हो, कुछ अपने चरित्र के हिसाब से सोच रही हो, या जो कांग्रेस रही है उस तरह से कुछ सोच रही हो, क्योंकि अब जो बीजेपी कर रही है कांग्रेस उसको फॉलो कर रही है और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का है। मेरा मानना है कि अगर इन लड़कों को पहले जिम्मेदारी दी जाती और इन्हें काम करने का मौका दिया जाता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। देखिए, जीतू लंबे समय से है, 10 साल रहे, इस बार चुनाव हार गए हैं। उमंग भी बहुत पुराने विधायक हो गए हैं अब, और हेमंत कटारे दूसरी बार जीत के आए हैं। मजे की बात यह है कि इसमें सबसे अहम जीत हेमंत कटारे की है, क्योंकि उसने शिवराज सिंह कैबिनेट के सबसे ताकतवर माने जाने वाले विधायक या मंत्री अरविंद भदौरिया को हराया है। अरविंद भदौरिया आज बड़े दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि जिस विद्यार्थी परिषद से वो आए उसी विद्यार्थी परिषद से निकले हुए विष्णुदेव शर्मा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। उसी विद्यार्थी परिषद से उसी तरह की सारी पढ़ाई करने वाले मोहन यादव आज मुख्यमंत्री हैं और आज डॉक्टर अरविंद भदौरिया घर बैठे हैं। अब उनकी भूमिका क्या होगी
ये तो मोदी जी तय करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस की मुश्किल यही है भाई, अगर आपको 2020 में जब आपकी सरकार गिरी थी और जिस वजह से गिरी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के जो कारण थे वो अलग, उन पे बात ना करें, लेकिन तब आपने धोखा किया था युवा चेहरे को, उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना के आगे उतारा, और बाद में जब उनके साथ समस्या आई तो केंद्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कमलनाथ जब उन्होंने एक मुद्दे पे सड़क पर उतरने की बात कही तो कमलनाथ ने बिना सोचे समझे, जैसा कि उन्होंने अभी इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया के लिए बोल दिया चलो सड़क पे उतर जाए। अब वो तो सड़क पे नहीं उतरे, लेकिन कमलनाथ जी कुर्सी से उतर गए, और अब मुझे लगता है कि बस उनके जीवन में वो 15 महीने का ही काल था। अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, कोई आसमानी सुल्तानी कुछ हो जाए, कहीं से कोई भगवान कोई नया रास्ता निकाल दें, या कुछ और सकता है इस देश में, वैसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ भी घर संभव। जाते नरसिंह राव प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। जी। तो ये जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी, कांग्रेस अगर इससे पहले करती तो ये नहीं माना जाता कि वो बीजेपी को फॉलो करे। देखिए, जातीय गणित आज सबसे बड़ी विडंबना भी है और जरूरत भी है। कांग्रेस खुद कह रही है, एक तरफ हमने, हमारे पुरखों ने जात विहीन समाज की बात कही थी कि जात को खत्म करेंगे तब समाज में एकता बढ़ेगी। आज आजादी के 75वें साल में हम सिर्फ जात की बात कर रहे हैं, दूसरी बात पर नहीं है। सब चीजें भूल गए हैं। जी। देश का मुखिया प्रधानमंत्री अपनी जात बताता है, हर नेता अपनी जात बताता है, और कांग्रेस तो अब ओबीसी, चूंकि ये जो समूह है इसमें देश की सबसे ज्यादा जातियां आती हैं, तो अब सब ओबीसी के पीछे खड़े हो गए। ठीक है, जातीय गणित पर आ गए आप, मुद्दे खत्म हो गए, लोग खत्म हो गए, नेतृत्व खत्म हो गया। पर सवाल जो कांग्रेस ने किया है, अगर कांग्रेस को इसका लाभ लेना था, अब 5 साल जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी जीतू पटवारी के लिए है। कांग्रेस कैसे चलेगी? अभी हमने माना था कि बूढ़े कमलनाथ को कांग्रेस की जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी कि उनकी गद्दी के नीचे लक्ष्मी जी विराजती थी, उनके पास बहुत पैसा था, और उन्होंने 2018 से लेके अब तक अपने ढंग से कांग्रेस चलाई भी। पर अब जीतू पटवारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो वो होने वाली है कि वो कांग्रेस को चलाएंगे कैसे। हालांकि अभी क्राउड फंडिंग का, जनता से पैसे मांगने का अभियान कांग्रेस शुरू कर रही है, उसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन पहली चुनौती उन्हें कांग्रेस को, जो कांग्रेस लड़खड़ा रही है अभी, उसको सीधा खड़ा करके चलाने की है। और ये हमें और आपको ये देखना है कि जीतू इस परीक्षा में कैसे पास होते हैं। उनको नियुक्ति मिल गई, सीधे आदेश आ गया। हमको ये भी लगा, हम लोगों ने कहा भी कि अगर कमलनाथ जी पहले चुनाव परिणाम आने के बाद सम्मान पूर्वक अपना पद छोड़ देते तो परिस्थितियां कुछ और होती। कल जिस तरह उन्हें निकाला गया तो वही शेर आया, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब एक और चीज शुरू हुई है इसके साथ संजीव जी, आपने पढ़ा होगा, रामनिवास रावत जो पुराने ओबीसी नेता हैं और लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, वो सिंधिया जी के साथ थे, लेकिन वो नहीं गए, वो माधवराव सिंधिया के करीबी थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। वो कमलनाथ के साथ कार्यकारी अध्यक्ष थे, और अगर जातीय गणित भी देखा जाता तो उस हिसाब से वो सबसे पुराने प्रभावी मंत्री रहे हुए अनुभवी नेता थे। लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला है, उमंग सिंगार भी बुरे नहीं है, पर उन्हें शायद ये लगा कि अनदेखी हुई, क्योंकि पहले जो नाम आए थे उनमें सबसे आगे उन्हीं का नाम था। तो इसलिए उन्होंने पत्र लिख के तत्काल, जैसे ही कमलनाथ का नाम हटा, उन्होंने खट से अपना सम्मान बचाया और चिट्ठी लिख दी कि मैं चूंकि उनके साथ अध्यक्ष बना था, इसलिए मैं कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं। तो इससे एक संदेश भी गया है। अब आप आने वाले दिनों में ये देखना कि कांग्रेस के भीतर क्या होता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस भले ही मर जाए, लेकिन उसके नेताओं का वो चरित्र नहीं बदलेगा। जब वो सत्ता के शिखर पर रहते हैं वो उसी तरह लड़ रहे हैं, आज भी वही परिस्थितियां हैं, और आगे आने वाले समय में इनमें कोई बदलाव होगा इसकी उम्मीद हमें कम है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व। वो केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है।
फैसला तो अभी उन्होंने किया, पहली बार किया, लेकिन आप याद करो कुछ साल पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने खुली चुनौती दी थी। मतलब कांग्रेस कह रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, और उन्होंने ना तो वो फैसला माना कांग्रेस के नेतृत्व का, और ना ही सचिन पायलट का पुनर्वास किया। अब ठीक है, वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन इससे एक चीज पूरे देश में गई, पूरी दुनिया की राजनीति में गई, कि अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है। और इसको किसी और ने, हमने आपने कमजोर नहीं किया है, इसको क्या कमजोर किया, उसके अपने क्षत्रपों ने, अपने नेताओं ने। याद करिए G23, कांग्रेस के नेता ही सवाल उठाने लगे, खुलेआम बयान देने लगे, तो जो वो कमजोरी शुरू हुई है, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो फैसला आया है, तत्काल का फैसला, इसको माना जाना चाहिए कि कांग्रेस नेतृत्व अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, केंद्रीय नेतृत्व है, या जिसको पहले हाई कमान कहा जाता था वो है। पर आने वाले दिनों में इस हाई कमान का आदेश किस तरह लोग लेंगे, क्योंकि अभी तो 24 घंटे हुए हैं, वो देखने की बात होगी। वो जब चीजें निकल के आएंगी, रामनिवास रावत ने एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया है, आगे कौन कौन कहां कहां क्या क्या, क्योंकि बहुत बड़े लोग, अभी भी बड़े बड़े लोग, पुश्तैनी राजनीति करने वाले लोग मैदान में खड़े हैं। उनका रवैया और उनका रुख क्या होगा, ये तय करेगा कि कांग्रेस आगे कैसे चलेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस आगे कैसे चलेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए जैसा निर्णय माने इसको, ठीक है कि बहुत हो चुका था, लगातार ये बात उठ रही थी और ये पहले होना था, लगातार हम लोग कहते थे, मानते थे, लेकिन अब भी ये मान लिया जाए कि देर आए दुरुस्त आए। नहीं, मैंने भी यही कहा ना कि अगर बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, अगर ये पहले होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो है, मैं वो कह रहा हूं ना, इसके साथ थोड़ा और दुरुस्त होना पड़ेगा। ये बिल्कुल ये नहीं होगा कि कल को लोग जीतू पटवारी के खिलाफ खड़े हो जाए, जैसा कि बिल्कुल कांग्रेस के भीतर कमलनाथ के खिलाफ भी बातें हो रही थी, लोग आवाज उठा रहे थे, लोग बात कर रहे थे, और उनकी अनदेखी कर दिया। ठीक है, बोल रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान को अब इन दोनों युवा नेताओं के साथ खड़े होना पड़ेगा और इनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर लोग आवाज उठाएं, वाजिब आवाज है, तो इसका समाधान करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ दबाव बनाने के लिए या धौंस पट्टी के लिए अगर पार्टी के भीतर से आवाज उठती है, लोग बोलते हैं, तो फिर कांग्रेस नेतृत्व को इसी तरह के कदम तत्काल उठाने होंगे जैसा कदम उसने कल शाम को उठाया है। अगर ये नहीं किया तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। फिर कोई, अब उन्होंने, केंद्र से फैसला आ गया, जीतू पटवारी होंगे। अब आप बताइए मुझे, 63 से विधायक तो उनके चुने गए हैं, कायदे से तो होना ये चाहिए था कि इस फैसले का कम से कम एक बड़ा वर्ग स्वागत करता। वो ऐसी कोई चीज, 66 एमएलए चुनकर आए, छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या तो, तो अगर मान लीजिए कमलनाथ को निकाल दें तो 65 एमएलए में से जी। तत्काल एक बयान आना चाहिए कि हाँ, अब हम इसका स्वागत करते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे मोहन यादव का नाम आने के साथ पूरे 163 विधायक बीजेपी के एकदम सन्न रह गए थे, ठीक वैसे ही कांग्रेसियों को झटका लगा है कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी हाईकमान एकदम ऐसा कर देगी। ये तो नरेंद्र मोदी पैटर्न हो गया है। तो अब ये करने के बाद अच्छा किया, इसके साथ साथ हर कदम पे उन्हें ये सब करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ, हम हैं, हाई कमान है, और वो ये चाहती है कि नेतृत्व युवा हाथों में जाए और फिर इन युवाओं की पूरी मदद की जाए। इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मदद की जाए। और दूसरी चीज ये भी है अरुण जी, आपने कहा नकल है, नकल तो ठीक है, तो क्या ये भी नकल होनी चाहिए जैसे मोदी, उनके जो बहुत क्षत्रप हैं या जो बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी की बड़ी लंबी पारी रही है उनके दल में, वो बैठा देते हैं, कोने में खड़ा कर देते हैं। तो क्या कांग्रेस को उस मामले में कुछ अपनी जो बीजेपी की या जो नेतृत्व की जो उनकी शैली है उसको अपनाना चाहिए? उनको भी ये जो जितने भी अब जो कह लीजिए सीड़े हुए पटाखे हो चुके हैं बहुत सारे, तो जो जिनको अब कहीं धूप दिखाने की जरूरत है, कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि उनको कहीं उस तरीके से किया जाए, तो क्या वो भी शैली अपनाना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस, देखिए, जब बदलाव होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग को दुखी होते हैं। स्वाभाविक तौर पर हमारे देश की परंपरा है, बाप भी जब तक सक्षम रहता है तब तक बेटे को अपनी गद्दी नहीं देता है। यहाँ तो बदलाव बड़ा, बिल्कुल कहते हैं, मर्सीलेस, बिल्कुल एकदम निर्दयता से होते हैं।
लेकिन जो बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेतृत्व में फर्क है। नरेंद्र मोदी को एक संगठन मिला और उसके पिछले 10 साल में उन्होंने जो हासिल किया और जिस तरह से उसको एक व्यक्ति तक सीमित कर दिया है, कहने को दो हैं, लेकिन आज की लेकिन तारीख कांग्रेस में बहुत कांग्रेस में तो ये होता रहा, कांग्रेस तो एक ही जगह से नहीं, चलती रही। वही मैं वही कह रहा हूं कि इससे पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस हाईकमान मतलब गांधी परिवार। अब सिर्फ कांग्रेस ने भाजपा की नकल नहीं की है, भाजपा ने वो उससे आगे निकल के पूरा, चाहे वो भारतीय जनसंघ से निकले लोग आए हों या बाद में खड़े हों जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया हो, खुद नरेंद्र मोदी के गुरु जिन्हें उन्होंने कई जगहों पर पिता तुल्य कहा, उनको भी निर्दयता से घर बैठाया। कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई पहले। अगर कांग्रेस का नेतृत्व इतना निष्ठुर और इतना सक्षम, इतना निर्णायक होता तो बहुत सारी चीजें आज जिस स्थिति में है नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को घर बैठा दिया जाता। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सोचते रहे चलने दो। कांग्रेस में ढीली रस्सी का खेल होता था। नरेंद्र मोदी ने उससे एक चीज तो सीखी कि जो हाई कमान करेगा, पहले बीजेपी में हाई कमान नहीं होती थी, अब हाई कमान होने लगी है अभी, तो वो उन्होंने उस तरह उसको अपना लिया और खुद उस पर ऐसा अमल किया कि कमान रह गई, एक कोना इधर का दूसरा कोना उधर का, बाकी तीर वीर सब हट गए, इसी कमान से सब चलेगा। वो अकेली कमान है, वो नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है, बाकी सब सुनेंगे। और ये स्थिति जिस दिन कांग्रेस में आ जाएगी उस दिन कांग्रेस फिर बदल जाएगी और कांग्रेस उसी स्थिति में आ जाएगी। लेकिन वो संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पानी बहुत बह चुका है। अब गंगा हरिद्वार से जो हरिद्वार में बह रही थी वो गंगा सागर तक पहुंच गई है। उस बीच में उसमें कितना प्रदूषण हुआ है, कितनी मैली हुई है और कितना मलमूत्र उसमें आया है, ये आप और हम सब देख रहे हैं। तो अब जरूरत यह है कि अगर कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की तर्ज पर बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो उसको हरिद्वार से गंगा को साफ करते हुए चलना है। मध्य प्रदेश में जो हुआ, अभी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत केंद्र में भी है। केंद्र में भी वो नेता, भाई नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेता, या तो उनके सवालों का जवाब दे दिया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, अन्यथा ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं है या जिनका जिनका समाधान नहीं हो सकता, वो सवाल पूछने वाले लोगों को संगठन में अपने साथ बैठाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाकर भी बोलेंगे। ठीक है, इस बात को आगे बढ़ा के आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो लंबे समय बाद गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष बना है, लेकिन कैसे बना, क्यों बना, ये किन परिस्थितियों में हुआ, राहुल गांधी ने जब साफ कह दिया, मुझे लगता है कि राहुल लगातार आक्षेप लूट रहे थे, छत्रप बदनाम हो रहा था गांधी परिवार हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए। और नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति अपनाई, उन्होंने जो आनुषंगिक संगठन सरकार के ईडी सीबीआई कांग्रेस के नेताओं पे तो लगाई, लेकिन गांधी परिवार के पीछे इनको लगाने के साथ साथ लगातार हमले किए। और उनकी शैली में राहुल और प्रियंका की शैली में बहुत अंतर है। नरेंद्र मोदी जिस स्तर तक जा सकते हैं, आज इतने बड़े पद पे बैठा नेता जिस तरह से बात कर लेता है, मुझे नहीं लगता, वो छोटे दलों की बात छोड़ दीजिए, मायावती, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह भी उस तरह से बात नहीं कर सकते सार्वजनिक मंचों से जैसी वो कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को उस मुकाबले के लिए तैयार होने के लिए वो सारी चीजें लानी पड़ेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि अभी इंदौर में आपने एक डायलॉग सुना था, हौसला तो ले आओगे पर कमीनापन कहां से लाओगे। तो वो सारी चीजें हैं। कांग्रेस अब जिस रास्ते चली है, उसने मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किया है, देश के सभी राज्यों में उसको इसी तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे युवा पीढ़ी आगे आए। वो नेतृत्व जो आपने कहा कि बारिश से सीले हुए पटाखे जो हैं, उनको धूप देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धूप देने से भी नहीं जलते। उनको तो एक बार आग जला के ताप लेने की स्थिति में है, और ये तापना जरूरी है उसको। एक बार अब जाड़े का मौसम भी है, एक जगह से शुरू हुआ है तो सब राज्यों में, हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बदलाव हो गया, बाकी राज्य बचे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी परोक्ष में है, कहने को तो फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, लेकिन वो कैसा क्या कर सकते हैं आप और हम सब जानते हैं। तो तत्काल और पूरे देश में इसी तरह के कदम उठाने चाहिए। ये उठाएंगे और उतनी ही शक्ति बरतनी पड़ेगी जितनी
सामने नरेंद्र मोदी। हालांकि उम्मीद कम है, उस तरह की ताकत और ना तो है उनके पास, ना वो स्वभाव ला सकते हैं। पर अगर करेंगे तभी कांग्रेस का हित होगा। अन्यथा अगर फिर कोई खड़ा हो गया और उसने आवाज लगा दी या कोई विरोध कर दिया और फिर चुप रह गए तो मुश्किल हो जाएगी, फिर वो चीज नहीं होगी। आज जिस डिसिप्लिन में राहुल गांधी आए हैं पिछले 24 घंटे से, बार बार मैं राहुल गांधी का ही नाम ले रहा हूं क्योंकि सारा श्रेय उन्हीं के पास उन्हीं जाता है। के। भारत यात्रा के बाद उन्होंने जो बदलाव किया है, जो खुद का उनका व्यक्तित्व बदला है, तो उन्हें अब इतनी समझ तो आ ही गई है कि जिनके सामने वो खड़े, जिनसे मुकाबला है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था अन्ना हजारे से, जबकि बोले अन्ना जी भाई, कीचड़ में खड़े आदमी से लड़ने के लिए तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। उनके शब्द कुछ और होंगे, भाव यही था। जी। और हजारे जी अब कहाँ है, अरविंद केजरीवाल कीचड़ में उतरे तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से वो कीचड़ में सन गए और दिल्ली में 3 बार जीत गए, पंजाब में सरकार बना ली। हालांकि अभी भी वो घिरे हुए हैं और ईडी सीबीआई उनकी टीम तक भी पहुंची हुई है। तो राहुल गांधी को भी अब उसी स्तर पर उतर के सारी तैयारी करनी पड़ेगी और उसी तरह का मुकाबला करना पड़ेगा। परिस्थितियां बदल सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो 40% से ज्यादा लोग आज भी देश में अलग अलग कांग्रेस के साथ हैं। अब ये जरूरत है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो इलाके, उसके छत्रप भी कमजोर हुए, बूढ़े हुए, या छत्रपों की जो मंशा थी, जो उनकी नियत थी, वो बदली। एक राज्य में नहीं है, आप पूरे राज्यों में उठा लीजिए, सब जगह ऐसा ही नेतृत्व रहा है। अब जो शुरुआत यहां से हुई है वो मुझे लगता है कि सही दिशा में सही कदम है। सही दिशा में सही कदम है। अरुण जी, एक चीज और भी है, यहाँ मध्य प्रदेश में खोने के लिए तो कांग्रेस के पास कम से कम कुछ नहीं है। आप देखिए, विधानसभा में आपने 163 सीटें खो दी हैं, और 2019 का हम अगर लोकसभा का चुनाव देखें तो 29 में से 28 सीटें खोई थी। आपने जैसे कहा कि इस नेतृत्व को, जो युवा नेतृत्व दे रहा है, दुरुस्त आए, इनको साथ मिले, सहयोग मिले, जो अर्थ की जरूरत है वो मिल जाए। और वैसे जीतू पटवारी इतने कमतर भी नहीं है, अगर वो नहीं है, उनका मुकाबला कमलनाथ का नहीं कर सकते, लेकिन जीतू पटवारी भी सक्षम है थोड़ा सा, और साथ साथ उमंग सिंघार में भी कोई ऐसी कमी नहीं है, वो जब कोई आवश्यकता पड़ जाए तो वो भी कहीं कहीं कुछ कुछ कर सकते हैं। तो एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि ये मैजिक कर पाए। 29 में से 28 हारे थे, इनके खोने के लिए ज्यादा नहीं है। तो स्वच्छंदता जो है, ये शैडो से मुक्ति की बात है। ये जो जितने भी हैं, ये छत्रप हैं जो बहुत समय से एक उनकी छाया के नीचे कोई पनप नहीं पाने जैसी स्थिति। तो मुझे लगता है कि जो आप कह भी रहे हैं, इसको और थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या जरूरत है कि अब इनको प्योरली फ्री हैंड दिया जाए और इन छत्रों से कहा जाए कि अब आप दिल्ली आ जाओ, या इनको थोड़े दिन काम करने दो। दोनों चीजों पे आप प्रतिक्रिया। देखिए, जिनको हटाया है उन्हें साफ संदेश दे दिया है, क्योंकि अगर वैसे देखें तो जो सामान्य प्रक्रिया होती है, कमलनाथ बहुत बड़े उम्रदराज नेता है और संजय अनुभव भी गांधी है, के साथी है। अनुभव भी है, संजय अनुभव। गांधी नहीं, संजय गांधी के साथी हैं, अनुभवी हैं। बस ये है कि उन्हें राज्य की राजनीति का अनुभव नहीं था, वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा रहे और वो अनुभव है उनको। दुनिया में अपनी इमेज बनाने का अनुभव है, क्योंकि वो विदेश में, वो अपने एक पर्यावरण मंत्री रहे थे और घूमे फिरे, किताबें भी लिखी, सारी चीजें हैं। जो व्यक्तित्व, जिस तरह का व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? सबसे बड़ी समस्या हुई कि जब कमलनाथ आए तो जैसे पुराने जमाने में बाजार में जाते थे और आपने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी तो उसने 1 किलो आलू दिया तो 2 आलू ऊपर से डाल दिए, कहते हमारे फर्रुखाबाद कहते हैं रूंग डाल दिया। तो जब कमलनाथ आए तो वो दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया था, 38 विधायक हो गए थे, वो रूंक में चले आए, साथ में खड़े हो गए। और कमलनाथ ने भी उनको आगे किया। उन्होंने 2018 में मेहनत भी की। माना गया कि भाई उनका भी परिश्रम लगा है सरकार बनाने में, लेकिन उस परिश्रम के की कीमत किसने कितनी वसूली, आपने भी देखा और हमने भी देखा है। अब इन लड़कों की बात करें, अगर मैं लड़का ही कहूंगा क्योंकि हमारे बिल्कुल। सामने युवा हैं, इनको पहले दिन तो ये करना होगा कि इनमें भी कम ईगो नहीं है। सबसे पहले तो अपने भीतर से ईगो निकाल के, उसी तरह से जिस तरह से कुछ दिन पहले तक शिवराज सिंह चौहान जमीन पे मामा और भैया बनते थे, उसी तरह से इन दोनों को उतर के, क्योंकि विधानसभा के भीतर ही नहीं, उमंग सिंगार को बाहर भी काम करना है। जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में बहुत चुनौतियां हैं, बड़ा बिखराव है, बड़े तरह तरह के बीजेपी और जय जाने कितने दल खड़े हो गए।
अगर वो उन्हीं 47 सीटों वाले समाज को जोड़ लेते हैं, उनके बीच में जैसी उनकी बुआ की छवि थी, उस तरह के वो नेता बन जाते हैं, तो कांग्रेस का आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। उसी तरह से जीतू पटवारी के लिए, जीतू में ताकत है, जोश है। मैं ये नहीं जानता कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कितनी मजबूत है, क्योंकि अब इंदौर की तरफ से हैं, ये जरूर कहते हैं कि हाँ, इंदौर के लोग तो वैसे ही पैसे वाले होते हैं, पर उनको आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हर जिले में इकाइयां खड़ी करनी होंगी। आज की तारीख में ये जरूर था कि इन्होंने मंडलम और क्या क्या प्रयोग किए, उधर पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख थे, तो जो माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट करना होगा, माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट की जरूरत आज से ही शुरू है। उन्होंने जाके दिल्ली में जाके गुलदस्ता दे दिया, उसके साथ साथ दिल्ली से उतर के उनको सीधे उस बूथ लेवल पे जाना चाहिए जहां से वोट निकलता है और जहां से जीत की शुरुआत होती है। अब ये दोनों कैसे करेंगे, कितना कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जो आपने बात कही, वो अपने यहाँ कह देते हैं, कहा जाता है, आम कहावत है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी खाना नहीं छोड़ता। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं, नाम लेने से अच्छा नहीं लगेगा। सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गुलाटी खाने वाला बंदर कौन है। हाँ, इन बंदरों को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को तत्काल या तो किसी चिड़ियाघर में भेजना पड़ेगा, या फिर इनके लिए कोई ऐसा मार्गदर्शक मंडल बनाना पड़ेगा जहां ये उछल कूद करें, भले ही वो दिल्ली में बैठ के करें, जो इनकी क्षमताएं हैं उसका इस्तेमाल वहां हो, प्रदेशों में इनका दखल ना हो, ऐसे बूढ़े बंदरों का, वो उसको इंश्योर करना पड़ेगा। क्योंकि युवाओं के हाथ में आप कमान दे रहे हैं, सत्ता की चाबी तो उनके पास नहीं है, संघर्ष की चाबी है। आपने देखा है कि विधानसभा में जब 100 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक थे पिछले 3 साल में, तब किस तरह का व्यवहार बीजेपी के नेता करते थे। आपने भी देखा होगा, बैठ जा बैठ जा, अरे हट तू हट, ये विधानसभा की भाषा नहीं थी, ये आदत उन्हें पड़ी हुई है। इसका मुकाबला करने से लेके और आज की तारीख में आप देखिए, लक्ष्मी की कमी सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। पिछले 18 साल में, 18 क्या, पौने 19 साल है, वो 1.25 साल का ही इनका है, सब सक्षम हुए हैं। जो 40% कमीशन का खेल कर्नाटक से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में वो बहुत आगे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो किसी के पास कहीं कोई कमी नहीं है। अब नए भरे पेट के जिन्होंने इतने संसाधन जुटा लिए हैं, उनके सामने 20 साल की भूखी कांग्रेस, उसको पहले तो खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने के बाद उसको चलने की ताकत लानी है, चलने के बाद उसे दौड़ने के लायक बनाना है। तो अब अगले 4 महीने में बहुत सारे काम, क्योंकि सबसे पहली चुनौती जो लोकसभा चुनाव है, और निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह चुके हैं कि वो 29 कमलों की माला पहनाना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी को, और इसलिए सबसे पहले वो कमलनाथ के इलाके छिंदवाड़ा में गए थे। अब ये तो वक्त बताएगा कि उनकी मंशा क्या थी और वो क्या करना चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है। आप याद करिए, राजस्थान में सब सीटें कांग्रेस हार गई थी, एक सीट मध्य प्रदेश में बची थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, 4-5 सीटें तो रह जाती थी। 2009 के चुनाव में 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सबसे बड़ी चीज ये है कि इन 4 महीनों में, मैंने कहा ना, इन लड़कों को तो कल शाम से ही खड़े होकर अपनी तैयारी शुरू करनी थी, कदम ताल कल से ही शुरू करनी है। इनके पास समय नहीं है स्वागत कराने का, जुलूस निकालने का। पर एक और पक्ष ये भी है कि परंपराएं नहीं जाती। आज ही एक पत्र देखा है कांग्रेस महासचिव का कि परसों वो आएंगे और जुलूस निकलेगा। अरे भाई, आपको जुलूस निकालने, शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं है, काम का समय है। आइए कार्यालय में बैठिए और तैयारी कीजिए। सड़क पर ताकत दिखाने का समय जब आएगा तब दिखाना। आज आप इतने ताकतवर नहीं हो कि आप सड़कों पर प्रदर्शन मुद्दों को लेके करो ना। आज जो परिस्थितियां हैं, हर तरफ राज्य कर्ज में डूबा है, सनातनी परंपराओं का विस्तार पहले दिन से उनको बढ़ाने की शुरुआत हो गई है, जो बुलडोजर भी चल पड़ा है। तो आप इन सब चीजों के लिए तत्काल संघर्ष की जरूरत है, धरना, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत सड़क पर सरकार के खिलाफ है। पार्टी के भीतर आपने ऐसा कुछ हासिल नहीं कर लिया है जो आप जुलूस निकालें और ताकत दिखाएं।
होना चाहिए आप सीधे चुपचाप आइए और काम पर लगिए। लेकिन कांग्रेस का चरित्र है, वो कैसे डीएनए कैसे बदल जाएगा? जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक कैसे मानेंगे? आप बताइए क्या स्थिति है, मतलब क्या जरूरत है इस सबकी? लेकिन वो जिन मुद्दों पे पहले दिन से बात करनी चाहिए थी, होना तो ये चाहिए था कि जो कांग्रेस को सवाल उठाना था कि जब खुले में मांस और अंडा बेचने वाले कौन लोग हैं, बात नहीं की कांग्रेस ने। लाउड स्पीकर कहां से उतरेंगे, इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने बात नहीं की। गुंडे बदमाश जो है वो कहाँ के हैं, किन पर इशारा है, कांग्रेस ने इस पर भी बात नहीं की है। तो ये जो चीजें हैं, होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस को तत्काल नए मुख्यमंत्री ने अपना एजेंडा सेट किया। ठीक है, कमलनाथ जी उस स्थिति में नहीं थे, सदमे में थे, लेकिन अब जो आए हैं 3 तारीख को नतीजा आया है, कल 18 तारीख हो जाएगी, 15 दिन पूरे हो गए हैं। तो तैयारी शक्ति प्रदर्शन की यहाँ नहीं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की होनी चाहिए थी, क्योंकि आते ही मुद्दे तो मिल गए हैं आपको। नए मुख्यमंत्री जी ने आपको सब कुछ उसी हिसाब से दे दिया है। और अगर कांग्रेस इस बात पर नहीं अड़ेगी कि वो सेकुलर है, सेकुलरिज्म उसकी नस नस में है, तो फिर आप मान लीजिए कि वो पूरी कुछ भी कर लें, जीतू पटवारी आ जाए या खुद राहुल गांधी आ जाए, वो बीजेपी से नहीं निपट पाएंगे। क्योंकि वही तौर तरीके, वही शैली अपनाना जो बीजेपी अपना रही है, उतनी ताकतवर अब कांग्रेस बची नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कांग्रेस उतनी ताकतवर बची नहीं है। तमाम आपके मशवरे भी उसमें आए, क्या कुछ करे कांग्रेस, कैसे वो इस पे पार पा सकती है। लेकिन आखिर सवाल मेरा कि जो बीजेपी में भारी बिखराव के हालात है, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बिखरी बिखरी नहीं है। मामा जो कह रहे हैं 29 की माला, वो भी हम उसके पीछे की चीजें जानते हैं, पूछते हैं। तो इसका फायदा भी कैसे हासिल किया जाए? देखिए, एक तो वो मोदी नामक महामानव है, जो जब उनके सामने बड़े बड़े नहीं टिक पाए, तो आपने जैसा कहा कि ये लड़के, तो ये क्या टिक पाएंगे? इन बच्चों की कोई बिसात है बेचारों की कि ये उनके सामने वो कुछ पेश कर पाए? एक चीज। और दूसरा, कैसे बीजेपी की जो मध्य प्रदेश की फूट है उसे कैसे क्या अपने पक्ष में ये करा पाए? क्या आप इसके लिए उन्हें गुरु मंत्र देना चाहेंगे एज ए विश्लेषक? देखिए भाई, गुरु मंत्र देने के लिए मैं किसी का गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं पहले बात कह रहा हूं, जो आपने पहले बात कही कि नरेंद्र मोदी ने निर्दयता से लोगों का, मतलब ये कत्लेआम है। जो लोग वर्षों से थे मैदान में और जिन्हें ये उम्मीद थी कि उनके अनुभव का, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, इतने पुराने नेता हैं जो जिन्होंने जिनकी पीढ़ियां हैं और जिनका हक बनता था कि उनको अब सत्ता में बैठकर समाज के लिए कुछ करने का समय है। पर मोदी जी ने जो चुना, पर अब देखिए, ये मोदी ताकत है कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जीते शिवराज सिंह चौहान है, लाडली बहनें रो रही हैं, लेकिन चौहान साहब ये नहीं कह पाए, उन्हें यही कहना पड़ा, मुझे तो बहुत मिल गया है, अब मैं क्या चूक गए मांगूंगा। वो तो चूक गए चौहान लग रहे हैं, चूक गए चौहान लग रहे चूक गए चौहान नहीं, वो दरअसल क्या है कि वो भी, अब देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से वरिष्ठ हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की दौड़ में आए थे, तब स्वयं लालकृष्ण आडवाणी जी ने उनका नाम लिया था। लेकिन फिर वो कौन सी कमजोरी आई कि आज शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को भगवान की देन बताते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, जिसको आप और हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसकी व्याख्या उस तरह अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे मुंह से शोभा नहीं देता। नहीं देगा। लेकिन आप अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा देखिए, कैलाश विजयवर्गीय आए, नरेंद्र तोमर आए, प्रहलाद पटेल आए, और जो लोग साथ साथ चल के आए, ये कितनी उम्मीद से आए थे। और यही उम्मीद से नहीं थे, पूरे प्रदेश को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को भेजा है, तो उनको सबको भेजा। वो कहानी वो गाना आ गया, जो मतलब कहावत है ना कि जो आगे आगे आएंगे वो पहले मारे जाएंगे। तो बेचारे सारे खेत रहे, निकले कौन? मोहन यादव। और मोहन यादव की उर्दू का शब्द है खसूसियत क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, और उनका मूल चरित्र क्या है। स्वयं सेवक हैं, लेकिन वो कौन सी श्रेणी के स्वयं सेवक हैं, इस पर कभी फिर से बात करेंगे। आपने हमने देखा है उनकी खुद की जब भाषा, जब वो बोलते हैं तो उसमें मैंने समझ मैंने में आ मैंने जाता मैंने इसलिए तो पूछा कि इन लोगों का दर्द मर्म, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सब गच्चा खाए बैठे हैं, और खासकर जो अंतर्द्वंद है पार्टी का, वो उसको भी तो कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस किसी तरीके से तो कहीं कुछ कैश करा सकती है। नहीं नहीं, अब यही है ना, यही तो है ना, इतनी सक्षम
इस तरह का सुलझा हुआ नेतृत्व अगर कांग्रेस में आज भी वो नेता आ जाएं जो इनकी पीठ पे हाथ फेरें, इनसे मिले जुले, पूछें, कम से कम थोड़ी हिम्मत दें, जाएं बात करें। वो भी किससे बात करेंगे? आपस में तो सब पिटे बैठे हैं, एक दूसरे को उन्हें मालूम है। पेगासस जैसी नजर जो है, तीसरी आंख उनकी खुली रहती है मानने की, तो वो सबको डर है। लेकिन उनके साथ उनके सामने बात करने वाला भी तो कोई हो। वो तो रोना चाहते हैं पर कोई कंधा तो दे। कांग्रेस वो कंधा भी नहीं दे पा रही है। कांग्रेस को वो तो उठा के हर कांग्रेसी को दबा दबा के, भाई कैसे गए लोग? ज्यादातर कांग्रेसी बीजेपी में हैं और उनको लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद को, बीजेपी को कांग्रेस बना दिया। अब पहले की कांग्रेस को देख लीजिए, आज की बीजेपी को देख लीजिए। बस ये कि पहले कांग्रेस में फिर भी थोड़ी जगह बची रहती थी विरोध के सुर को। आज बीजेपी में कुछ नहीं। आप बोले भी नहीं, अगर व्यक्तिगत तौर पर आपने सोच भी लिया तो भी उन्हें पता नहीं कौन सा जादू है उनके पास, उन्हें समझ में आ जाता है और वो आपको घर बैठा देते हैं। कितने लोग, भाई कभी किसी ने सोचा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में जीत के आई है बीजेपी? क्या संघर्ष है उनका? मतलब कैलाश विजयवर्गीय कब से लगे हैं बेचारे। प्रहलाद पटेल भी बरसों से 89 से चुने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ठीक है, तो उन पर आरोप लग गया, लेकिन उन्होंने आके जो आपने उम्मीद की थी वो उसको खरे उतरे। लेकिन आपने सबको एक साथ समेट के कोने में रख दिया या झाड़ के निचोड़ के खूंटी पे टांग दिया कि भैया जाओ, आप आराम से बैठो, थोड़े दिन बाद बात करेंगे। और अभी भी हम कह नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी जी क्या सोच रहे हैं। ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता होता तो शायद इस तरह की अगर कोई क्षमता किसी भाजपा नेता में होती। आप एक जमाने में अपने राजनाथ सिंह जी को ले लीजिए, नितिन गडकरी को ले लीजिए, क्या नेता थे। मोदी जी ने आते सबसे पहले किसके पर काटे थे? नितिन गडकरी के। उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये जो प्रयोग किया, ये कांग्रेस में होते थे पहले। पर मोदी जी जिस रुतबे के साथ कर रहे हैं, चाहे संघ हो चाहे पार्टी हो, कोई नहीं बोल सकता। आप देखिए, जब चलते हैं नरेंद्र मोदी तो उनके पीछे थोड़ी दूर अमित शाह जी चलते हैं, जो उनके राजदार, गृह मंत्री, विश्व सब कुछ है। और जिस पार्टी की के बैनर के तहत, जिसके नाम के नीचे सब कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, उसके जो मुखिया है वो 8 कदम पीछे चलते हैं। तो इस स्थिति में नरेंद्र मोदी ने पार्टी को लाके खड़ा कर दिया है कि अगर कुछ ऊंच नीच है तो उसके लिए बैठे हैं वो, अन्यथा फैसले सब उनके नाम से। रिमोट कंट्रोल से भी बड़ा कोई कंट्रोल है जिसके लिए कोई शब्द अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूं मैं। मतलब उन्होंने, उनके दिमाग में आया और उन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए आदेश जारी कर दिया और वो उसी तरह पहुंच जाता है। वरना आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है, अब राजनीति में उन्होंने सबका भला किया, उन्होंने संघ की सेवा की, उन्होंने बीजेपी नेताओं की सेवा की, उन्होंने अपने परिवार की भी सेवा की। ऐसा नहीं कि नहीं की है वो। हम और आप देखें, विदिशा से लेके और जैत तक सब कुछ किया है उन्होंने। अब जाते ही ट्रैक्टर जो चला रहे थे, गेहूं बो रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि फूलों की खेती, फलों की खेती और दूध के जरिए आपकी संपत्ति कैसे आप बढ़ा सकते हो, उसका उदाहरण। मेरा तो मानना है कि कांग्रेस को सबसे पहले इस पर रिसर्च करवानी चाहिए, क्योंकि मोहन यादव ने सुना है कि शिवराज सिंह की उपलब्धियों पर रिसर्च करके पीएचडी हासिल की। करिए। कांग्रेस को सबसे पहले शिवराज सिंह पर रिसर्च करानी चाहिए कि इतने लंबे समय तक बिना किसी करिश्मे के, बिना किसी समर्थन के, मैं साफ कह रहा हूं, जोर देके कह रहा हूं, पार्टी के भीतर बिना किसी समर्थन के इतना लंबा शासन किया। अगर कोई समर्थन होता तो जिस दिन करणी सेना ने गाली दी थी उनको, उस दिन पता लगता, या जिस दिन उनके साथ भरी पार्टी उसके अंदर ये शुरू हुआ था, उनको एक किनारे किया गया था, तो एक विधायक तो खड़ा होकर ये कहता कि भाई हम शिवराज जी के साथ है। उमा भारती के साथ एक आध सज्जन निकले थे 2005 में, बेचारे शिवराज सिंह के साथ तो उनके अलावा कोई नहीं था। वो खुद भी अपने साथ नहीं रह पाए, क्योंकि उन्होंने ही वो कागज पढ़ के अपनी गद्दी सौंपने की सूचना खुद उन्होंने पढ़ी है। तो ये ताकत जो नरेंद्र मोदी ने, जो कांग्रेसीकरण इस तरह का किया है, कांग्रेस अगर अपने मूल चरित्र में उसी तरह लौट जाए और वो डिसिप्लिन ले आए,
ये देखते हुए कि योग्य कौन है, सक्षम कौन है, उनको आगे लाने के लिए अगर वो उसी तरह का अनुशासन अपना लेती है जिसको उसको बदनामी के साथ जिससे जोड़ा जाता है कि कांग्रेस मनमानी करती थी, अब कांग्रेस मनमानी करे लेकिन उनके साथ करे जो उसको रिजल्ट दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपराजेय है। ठीक है, उन्होंने हिंदू मुसलमान की खाई को इतना बड़ा कर दिया है कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग वो उन सब चीजों को मानने लगे हैं जो वो कहते हैं, जो धर्म सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, वो चीजें भी हो रही हैं, उनको भी लोग मान रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर है। परंपराओं के अनुरूप एक मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरह की चीजें लगती हैं, वो नहीं हो रहा है। लेकिन राम जी का मंदिर है, बना, अरबों रुपया लोगों ने दिया, नाम नरेंद्र मोदी का हो रहा है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन दावा राम को लाने का ये कर रहे हैं। जो ये करिश्मा नरेंद्र मोदी का है, इससे थोड़ा राहुल गांधी को सीखना पड़ेगा। क्योंकि वो कहावत है ना कि जब आपको लड़ना है तो सठे साठ्यम समाचरित, जो है ना, जो जो जैसा है उसके साथ उसी दांव पे लड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर कोई तालाब के अंदर कूदा हुआ है और आप बाहर खड़े तो आपकी लड़ाई नहीं हो सकती, या पेड़ के शिखर पे बैठा है और आप उसके लड़ना चाहते हैं, नहीं। या तो आपको पेड़ पे चढ़ना होगा या आपको तालाब में उतरना होगा। केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस के अब अगर कोई नकल करनी है तो जो जिसकी नकल वो कर रहे हैं वही अपनी स्थिति पुरानी स्थिति में आके खुद को बहाल कर ले और ये देखे कि कौन ऐसा है जो पार्टी को आगे ले जा सकता है और कौन वो है जो पार्टी में घुन की तरह लगा हुआ है, कौन ऐसा है जो पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। क्योंकि इस देश में दरबारी राजनीति में सब तरह के उदाहरण हैं कि भितरघात करना, क्योंकि हमारा देश का अगर आप इतिहास पढ़े तो ज्यादातर राजपूत नेता मुस्लिम आक्रांताओं से भितरघात की वजह से हारे थे और बाद में उनके साथ भी वही हुआ, अंग्रेजों ने भी उसी तरह कब्जा किया है। तो इन सब चीजों को देखकर अगर कांग्रेस अपनी तैयारी करेगी और युवा पीढ़ी को या अनुभवी युवा पीढ़ी को, सक्षम युवा पीढ़ी को आगे लाएगी, उस भले ही उसको जाति और वो देखने को थोड़ा इग्नोर करना पड़े, क्योंकि अगर सिर्फ जाति और वो देख के चलेगी तो कांग्रेस को थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके पास उस तरह का ना तो आरएसएस जैसी बैकिंग है और ना बीजेपी जैसा संगठन है और ना उतनी आर्थिक ताकत है। संपन्नता अगर रहती है तो अब देखिए ना, पार्टी में जो प्रयोग किया, 5 स्टार कार्यालय जिले जिले में बन गए हैं बीजेपी के, और कांग्रेस की हालत ये है कि उसकी संपत्तियां कहाँ हैं जिलों में उसको खुद को पता नहीं है, वीरान हो रही हैं। तो ये सब नए सिरे से राहुल गांधी को तैयारी करनी पड़ेगी और जब जमीन से उठेंगे तो शिवराज सिंह ने तो उदाहरण दिया फिनिक्स पक्षी का, राहुल गांधी को फिनिक्स बनकर खड़ा होना होगा, उड़ान भरनी होगी, तभी जाके कांग्रेस का भला हो सकता है। अरुण जी, आपने भले ही ये कहा कि मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा, लेकिन आपने इस बातचीत में न केवल मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है जो नया उसको, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी बहुत सारे संकेत दे सवाल दिए, आपने पूछा तो जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे गुरु मंत्र दे दिए हैं। मैं चाहूंगा, जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस इसको बार बार देखे, समझे और कुछ आपने जो उन्हें एक देने की, आज शिक्षा देने की एक पहल की है वो उसको हासिल करे। आपने हमें समय दिया ये बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो ये थे अरुण दीक्षित जी, जो साफ तौर पर जिन्होंने ये एक संकेत दे दिए हैं, जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, यहां जो कमान सौंपी गई है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे संगठन में हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो पर कमेंट भी जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।